वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा माइक्रो टीचर्स की सीरीज चल रही थी, तो उसमें हमारी आज नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है ब्लैक बोर्ड स्किल, यानी कि आप श्याम पट कौशल, जिसे हम हिंदी में कहेंगे। तो ब्लैक बोर्ड स्किल क्यों इम्पोर्टेंट? क्योंकि ब्लैक बोर्ड को क्या कहा जाता है कि मिरर ऑफ द क्लास। जब हम क्लासरूम में एंट्री करते हैं तो क्लासरूम में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या क्या टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं, ये सारी चीजें हम ब्लैक बोर्ड से पहचान कर सकते हैं। और ब्लैक बोर्ड इतना इम्पोर्टेंट होता है क्लास में कि ब्लैक बोर्ड अगर नहीं है, ठीक है, तो जो टीचर है वो किस पर समझा पाएगा? कुछ सोचिए, खुद इमेजिन करिए कि मान लीजिए आपके पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो आप अपनी जो कठिन शब्द है उनको कैसे समझा पाएंगे, या आप अपनी बातें हैं उनको कैसे समझा पाएंगे, या डायग्राम है उनको कैसे समझा पाएंगे? तो टीचर के लिए ब्लैक बोर्ड का होना बहुत जरूरी है क्लासरूम में। ये उसका एक हथियार होता है। ब्लैक बोर्ड भी टीचिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्लस इसके साथ साथ ये जो ब्लैक बोर्ड होता है, ये तीन चीजें होती हैं इसके अंतर्गत। जैसे कि आप, हमारी जो तीन इंद्रियां हैं या तीन सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो हमारे काम करते हैं हमारी टीचिंग, जिससे कि बहुत इफेक्टिव होती है। अब कैसे? जब टीचर बोल रहा होता है तब बच्चे क्या करते हैं? सुन रहे हो, ठीक है। तो सुनना यानी कि एक हमारी सेंसरी ऑर्गन हो गया। दूसरा, कि जब टीचर उस चीज को लिख भी रहा होता है तब क्या होगा कि बच्चे आपका देख भी रहे हैं उस चीज से। तो यानी कि वहां पर क्या हो गया कि आंखें, आंखों का काम आ गया। तो यानी कि जो अगर दूसरा वाला जो सेंसरी ऑर्गन है वो आपका यूज हो गया, प्लस उसके साथ साथ वो बच्चा क्या करेगा, उस चीज को अपनी नोटबुक पे नोट भी करेगा। तो यानी कि हमारा जो तीसरा सेंसरी ऑर्गन है वो भी काम आ गया। तो ये कहा जाता है कि किसी भी काम को, जितनी ज्यादा इंद्रियां हमारी यूज होंगी किसी भी काम को करने में, वो चीज उतनी इफेक्टिव होगी, वो चीज उतने लास्ट टाइम तक हमको याद रहेगी। तो यह का यूज करके हम बच्चे की, प्लस अपनी जो टीचिंग है, बच्चे की लर्निंग और टीचर अपनी टीचिंग, दोनों को भी इफेक्टिव बनाते हैं। तो इसीलिए ब्लैक बोर्ड का यूज करना, ब्लैक बोर्ड का यूज आना बहुत जरूरी है। और जब आप एग्जाम किसी उसमें जॉब के लिए भी जाते हो, केवीएस में जाते हो, या आप एलपीएस के उसमें एग्जाम में जाते हो, किस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जाते हो, किसी भी एग्जाम में जाते हो, तो वहाँ पे आपकी डेमो क्लास जरूर होती है। तो डेमो क्लासेस में आपका यही देखा जाता है कि वो पढ़ा कैसे रहा है, प्लस वो ब्लैक बोर्ड का यूज कितना इफेक्टिवली कर रहा है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, और इसीलिए ये जो ब्लैक बोर्ड स्किल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सवाल कभी आया होगा कि, एक क्वेश्चन मेरा आपसे है पहले, कि ब्लैक बोर्ड, पहले हम कहते थे ब्लैक बोर्ड, लेकिन आज हमारे ग्रीन बोर्ड भी यूज हो रहा है, व्हाइट बोर्ड भी यूज हो रहा है क्लासेस में। ऐसा क्यों? इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगी, सोच के बताइएगा कि ग्रीन बोर्ड अब क्यों यूज किया गया है। ठीक है, क्यों यूज किया जा रहा है? मोस्टली क्लासेस में ब्लैक बोर्ड तो दिखता ही नहीं है, ग्रीन बोर्ड दिखता है। तो अब ये जो हमारी स्किल है, इसको हम ब्लैक बोर्ड स्किल भी कह सकते हैं, प्लस इसके साथ साथ हम चॉक बोर्ड राइटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, चॉक बोर्ड, क्योंकि ये जो ग्रीन बोर्ड है यहाँ पर तो मार्कर चलता है, लेकिन क्लासेस में अभी भी ग्रीन बोर्ड होता है, तो ग्रीन बोर्ड पर चॉक चलती है। तो चॉक और बोर्ड, चॉक बोर्ड राइटिंग, इसको हम चॉक बोर्ड राइटिंग भी कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ही आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्लैक बोर्ड स्किल आप लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और एज ए प्यूपल टीचर तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ही। अगर आप अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको ब्लैक बोर्ड का प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। स्किल्स जो है ब्लैक बोर्ड में, कि कैसे कैसे आपको ये ब्लैक बोर्ड में कौन कौन सी चीजें जरूरी है, वो सारी चीजें को आना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ज्यादा इन चीजों में एक्सपर्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आज हम बात करते हैं ब्लैक बोर्ड स्किल के ये कुछ कंपोनेंट्स हैं उनके विषय में, कुछ घटक के विषय में, कि क्या क्या है और वो क्या क्या मीनिंग है उनका। तो सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है, स्पष्टता, लीजिबिलिटी। स्पष्टता क्या हो? जब ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड बोर्ड आपके क्लास में है,
टीचर उस पर लिख रहा है, तो जो भी चीजें वो लिख रहा है वो चीजें स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। अब इस स्पष्टता के अंदर क्या क्या आता है? स्पष्टता के अंदर आपकी दो चीजें आएंगी कि एक तो आपका आ गया लेटर फॉर्मेशन, ठीक है, लेटर फॉर्मेशन, कि आप जो भी लेटर बना रहे हो इंग्लिश में या हिंदी में, ठीक है, आप ए लिख रहे हो या आप वर्ड लिख रहे हो या आप ये लेटर लिख रहे हो, ये वर्ड जैसे यहाँ पर मैंने पीपल लिखा हुआ है, तो इसमें आप किस तरीके से जो लेटर्स है उनको यूज कर रहे हैं, क्या ये लेटर स्पष्ट है? इनमें दूसरी जो चीज है, ऐसा भी होता है ना, जैसे आप लोगों ने कभी देखा भी होगा इंग्लिश में भी और बहुत सारे ऐसे अल्फाबेट होते हैं जो कि हम दूसरे तरीके से लिखते हैं और किसी को समझ में नहीं आ पाते। जैसे एन और एच में बहुत बड़ा ये होता है, एन में आपका इस तरीके से आगे का जो शेप होता है वो इस तरीके से होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एच, एच ये होता है स्मॉल लेटर में एच, ठीक है। तो ये जो एच है ना, इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो टीचर को चाहिए कि ब्लैक बोर्ड पर वो इस तरीके से लिखे कि बच्चा उसमें कंफ्यूज ना हो। अगर वो एन लिख रहा है तो एन ही होना चाहिए और अगर एच लिख रहा है तो एच ही होना चाहिए। ऐसी एक वर्ड मैं आपको बताती हूँ, क। क कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं, कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो क लिखने के भी ना बहुत सारे तरीके होते हैं। अपने राइटिंग अलग अलग अल्फाबेट में जो हम लिखते हैं, अल्फाबेट लिखेंगे या अक्षर लिखेंगे, कुछ भी लिखते हैं, जैसे 1 2 3 भी लिखते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि हर जो लिख रहे हो ना आप ब्लैक बोर्ड पर, वो चीज आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, वो वर्ड क्या है। तो लेटर का जो फॉर्मेशन है वो आपका कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है आपकी, जो कि आपकी स्पष्टता के अंतर्गत ही आती है, वो है आपकी लेटर स्पेस। स्पेस, जो भी शब्द आप लिख रहे हैं, है ना, तो उसमें एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे आपने मान लीजिए प्यूपिल लिखा है तो पी आपने दूर लिख दिया, यू आपने इधर लिख दिया, ठीक है, फिर पी आपने पास में लिख दिया, आई आपने पास में लिख दिया, एल आपने पास में लिख दिया। तो यानी कि ये एक जो वर्ड है प्यूपिल, इसमें भी जो अल्फाबेट्स की स्पेसिंग है, जो जगह है, ठीक है, वो जगह एक सी होनी चाहिए ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। अब मान लीजिए मैंने पी इधर लिख दिया और यू और पी आई एल इधर लिख दिया, हो जाता है कभी कभी, तो क्या ये बच्चा समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये तो मैंने एक वर्ड की बात की, जब आप सेंटेंस लिखोगे तो सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स आपके यूज हो जाएंगे, तो वो जो वर्ड्स हैं उनमें भी प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर और दूरी होनी चाहिए, जिससे कि स्पष्टता से वो बच्चा पढ़ सके कि एक्चुअली आपने लिखा क्या है, ठीक है। समझ में आ रही हो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात को, कि जैसे यहाँ पर ये साइज एंड अलाइनमेंट लिखा हुआ है, तो देखिए साइज, फिर इसके बाद यहाँ पर स्पेस है और शायद उतना ही प्रॉपर स्पेस यहाँ एंड के बाद है अलाइनमेंट में। तो ये जो हम सेंटेंस लिख रहे हैं इसके बीच में भी स्पेसिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छी इन द सेंस प्रॉपर होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, जिससे कि एक एक वर्ड, एक एक अक्षर को बच्चा स्पष्ट रूप से पढ़ सके कि इसके बाद ये वाला शब्द लिखा हुआ है, इसके बाद ये वाला शब्द लिखा हुआ है, इसके बाद ये वाला। तो हर लैंग्वेज में, चाहे आप मैथ्स यूज कर रहे हो, चाहे आप हिंदी यूज कर रहे हो, चाहे संस्कृत यूज कर रहे हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, उसमें आपको ये देखना है कि ब्लैक बोर्ड का यूज करते समय जो भी आप वर्ड लिख रहे हो या जो भी आप नंबर लिख रहे हो या जो भी आप स्पेलिंग लिख रहे हो, तो वो जो स्पेलिंग है वो सारी चीजें आपकी प्रॉपर स्पेस में होनी चाहिए, बहुत जरूरी है ये चीजें। और इससे क्या होगा, हमारी जो राइटिंग है वो भी ठीक लगेगी, अच्छी लगेगी, है ना। इसी के साथ साथ एक चीज और होती है कि आप उल्टे सीधे लेटर लिख रहे हो, जैसे पी ऐसे लिख दिया, यू आपने खड़ा लिख दिया, ठीक है, तो ये इसका भी आपको ध्यान देना है।
तो यहाँ पर जो हमारी स्पष्टता है, स्पष्टता के अंतर्गत मैंने आपको दो चीजें बताई है, लेटर फॉर्मेशन और लेटर स्पेस। कि जो भी आप वर्ड बना रहे हो ना, तो वो वर्ड आपका सही सही होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए उसमें कि क्या लिखा हुआ है। और उसके साथ साथ प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, लाइनों के बीच में भी स्पेसिंग होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि आई एम अ गर्ल, ठीक है। उसके बाद मैंने इसी के नीचे लिख दिया कि यू आर नॉट अ गर्ल। तो आप समझ पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर स्पेसिंग मेरी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। आई मैंने दूर लिख दिया, एम है यहाँ, ये वाली लाइन फिर भी मेरे को सेंटेंस ये वाला समझ में आ जाएगा, लेकिन मैंने दो लाइनों के बीच में, दो सेंटेंस के बीच में यहाँ पर प्रॉपर स्पेसिंग नहीं रखी है। तो यहाँ पर बच्चे को कभी भी क्लियर नहीं होगा कि ये जो नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या लिखा, तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर स्पेसिंग का और प्रॉपर लेटर फॉर्मेशन का। तो जरूरी नहीं है कि हर टीचर का जो राइटिंग वो बहुत अच्छा हो, कहते हैं मोतियों जैसा लिखो, ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर टीचर मोतियों जैसा लिखे, लेकिन वो क्लियर स्पष्ट लिखे जिससे बच्चे को चीज समझ में आए कि वो लिख क्या है। मात्राओं का भी, जैसे मात्राएं होती है, कोई टीचर क्या करता है, मात्रा ऊपर चढ़ा देगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ, वो मात्रा ही नहीं समझ में आती है कि मात्रा उसने लगाई भी है टीचर ने या नहीं लगाई है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है हमारा करेक्टनेस। करेक्ट मतलब आप भी जानते हो कि आपके भी घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो वो क्या कहता है कि नहीं मेरी मैम ने मुझे यही सिखाया है, यही सही है। उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले उसको कितनी भी बात कहे कि नहीं भाई ये गलत है, इस तरीके से इस वाले नहीं होगी इसकी, लेकिन वो बच्चा कहता है नहीं मेरी मैम ने मुझे यही बताया। तो जो बच्चे होते हैं, बच्चे या हम लोग भी अपने गुरुओं को बड़ा मानते हैं, हमें सिखाया ही गया है कि गुरु ही सर्वपरि है, सर्वोपरि है। तो इसीलिए गुरु का फिर ये कर्तव्य बन जाता है, टीचर का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो जो भी ब्लैक बोर्ड पर मेंशन कर रहा है, वो जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, ब्लैक बोर्ड पर जो चीज वो बता रहा है वो करेक्ट होना चाहिए। ग्रामेटिकल, व्याकरण के रूप से भी शुद्ध होना चाहिए। मान लीजिए वो डायग्राम बता रहा है, तो वो डायग्राम बिल्कुल सही होना चाहिए, उसकी लेबलिंग सही होनी चाहिए। आप मान लीजिए वो न्यूमेरिकल्स में कुछ बता रहे हैं तो वो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो जो भी वो शब्द लिख रहा है, जो भी बात वो कह रहा है, उसमें करेक्टनेस होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। व्याकरण के रूप से भी, ग्रामेटिकल वे से, हर तरीके से वो चीज शुद्ध होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे को फिर ये ना लगे कि मुझे ये चीज पे गलत पड़ रही है। और एक टीचर का भी इंप्रेशन उससे गलत पड़ जाता है जब बच्चा उस चीज को जाके देखता है, कहीं पर पढ़ता है कि हमें भी कुछ गलत चीज बता दी। तो ब्लैक बोर्ड यूज करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भी लिख रहा है वो चीजें वो करेक्ट लिखे, सही चीजें लिखे, शुद्ध लिखे, ये चीजें उसको ध्यान रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका आकार, साइज और संरेखण, जिसे हम कहते हैं साइज एंड अलाइनमेंट, इंपॉर्टेंट है ये। साइज मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जब वो टीएलएम बनाते हैं, ठीक है, या पढ़ाते भी है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इतना छोटा छोटा सा लिख देते हैं, उसमें जो लेबलिंग करते हैं वो बहुत छोटी छोटी सी करते हैं। मैं कई बार वो बोल चुकी हूँ उनको इस तरीके से ना किया करें। साइज जो होता है ब्लैक बोर्ड पर वो इस तरीके का होना चाहिए कि जो सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ बच्चा है उसको भी दिखाई दे। और इसके लिए प्यूपिल टीचर हो या टीचर हो, उसको पीछे जाके देखना चाहिए कि भाई ये जो मैंने साइज में लिखा हुआ है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर, तो वो उस पीछे वाले बच्चे को दिखाई पड़ जाएगा या नहीं पड़ जाएगा, ये उसको पहले देख लेना चाहिए। कितनी डिस्टेंस है बच्चों में और आप में, जो बिल्कुल लास्ट वाली बेंच
उसमें कितनी डिस्टेंस है ब्लैक बोर्ड और उसमें बच्चे, लास्ट वाली बेंच में बैठा हुआ बच्चा। तो ये चीज टीचर को ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए, पहले ही अनुमान लगा लेना चाहिए कि मैं जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ या ग्रीन बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो चीज बच्चे को दिखाई भी दे रही है ठीक से या नहीं दिख रही। साइज एक सा होना चाहिए कि आप मान लीजिए लिख रहे हैं तो कभी तो आप बड़ा अक्षर लिख रहे हैं, कभी आप छोटा अक्षर लिख रहे हैं, ऐसा ना, साइज एक सा। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर है हेडिंग है, ये मैंने जैसे शाम पर कौशल हेडिंग डाली है तो ये बड़ी होगी, ये सबको पता होना चाहिए कि बड़ी होगी। और फिर उसके बाद जैसे हम और हेडिंग डाल रहे हैं, सब हेडिंग्स डाल रहे हैं, सब पॉइंट्स डाल रहे हैं, तो वो इससे थोड़े से साइज में छोटे होंगे। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना, ठीक। तो साइज प्रॉपर होना चाहिए। और फिर मैंने वही कहा कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे करके सब परफेक्ट होते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप टीचर बनना चाह रहे हो तो टीचर की पर्सनालिटी के लिए कि वो ब्लैक बोर्ड को यूज इफेक्टिवली कैसे, यूज सब कर लेते हैं बट इफेक्टिवली कैसे यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा जो इसमें है सन रेड कट या राइट, इसका क्या मतलब, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों के साथ भी कभी कभी हो जाता है कि जैसे हम लोग लिखते हैं तो कॉपी में तो लाइनें बनी होती हैं, तो लाइनों में तो हम ठीक से लिखते चले जाते हैं, एक प्रॉपर उसमें लाइन में लिखते चले जाएंगे, ठीक है, सीधा सीधा हमारा लिखता है। लेकिन अगर कभी कभी हम खाली पेजेस पे लिखते हैं, A4 साइज ब्लैक पेपर पर हमने लिखा मान लो, तुम्हारी लाइनें क्या होती है, या तो ऊपर भाग जाती है या बिल्कुल नीचे आ जाती है, सब होता है ना, होता है, सभी के साथ हो जाता है। तो जब हम ब्लैक बोर्ड को यूज कर रहे हैं तो यूज करते समय, लिखते समय हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो लाइनें हैं वो सीधी, ऐसा ना हो कि लिखते समय हम डाउनवर्ड्स चले जाएं या लिखते समय हम ऊपर की तरफ चले। तो ये होता है हमारा अलाइनमेंट यानी कि सन रेखा। अब ये हो कैसे, करें कैसे, तो लिखते समय हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी ये जो ऊपर वाली लाइन है, मोस्टली हम ऊपर वाली लाइन पे सीधे ही लिखते हैं, स्टार्टिंग हम सीधी करते हैं और बाद में टेढ़ी होती चली जाती है धीरे धीरे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो जैसे ऊपर वाली हमने हेडिंग, अब उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी लाइन लिखेंगे तो इसके बीच में और इसके बीच में कितना गैप, ध्यान रखो। और फिर जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला पॉइंट है या नेक्स्ट वाली लाइन है, उसके बीच में उतना गैप, प्रॉपर गैप। तो ये चीज हम अगर ध्यान रख के लिखते जाएंगे और शुरुआत में थोड़ा आराम से लिखिए, जल्दबाजी में मत लिखिए, जल्दबाजी में हमेशा गड़बड़, जल्दबाजी में हमेशा गड़बड़। तो वो ध्यान रखें आप कि जब आप पहली लाइन लिख रहे हैं ब्लैक पर और फिर दूसरी और तीसरी लाइन लिख रहे हैं तो आप उन लाइनों के बीच में जो गैपिंग है वो ध्यान रखो कि कितनी गैपिंग है, ठीक है। आप पैरेलल होनी चाहिए, लाइन जो लिखे वो एक दूसरे की पैरेलल होनी चाहिए। तो कभी भी आपका जो राइटिंग है वो ऊपर या नीचे नहीं जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना। आप पहले उसका भी लिखिए, पेजेस पर लिखकर देखिए और पेजेस पर लिखने के बाद आप ब्लैक बोर्ड पर लिखिए, क्योंकि मोस्टली हम ये हमारा प्रैक्टिकली हम देखें तो जो राइटिंग हमारा पेजेस पे आता है ना वो राइटिंग हमारा ब्लैक बोर्ड पे नहीं आता, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब उस पर भी हमारा राइटिंग अच्छा। तो साइज हो गया कि एक सा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, कहाँ आपको बड़ा साइज लिखना है वो आपको पता होना चाहिए। वर्ड्स में, सेंटेंस में ऐसा ना हो कि कोई वर्ड आपने बहुत बड़ा लिख दिया, कोई वर्ड आपने बिल्कुल छोटा सा लिख दिया, तो ऐसा ना। वो अलाइनमेंट यानी कि संरेखण, आपकी जो लाइनें हैं उनमें पैरेलल होनी चाहिए, उनमें जो स्पेस है, उनमें जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऊपर वाली लाइन का ध्यान रखो, उसके बाद ये जो नीचे तक जब आप आ रहे हो मान लो तो आपको ध्यान होगा कि भाई अब इतनी लाइन बची, इतना स्पेस बचा हुआ, तो इट मीन्स कि मैं सही चल रहा हूँ, ये सही चल रही है। अगर मान लीजिए इसमें इधर ज्यादा गैप आ रहा है, इधर कम गैप आ रहा है, तो आपको क्या भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर मेरी जो लाइनें हैं उनमें गैप
कम आ रहा है तो इसका मतलब मैं टेढ़ा दिख रहा हूँ या टेढ़ी दिख रही हूँ। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है मुख्य बिंदुओं पर लिखा, यानी कि हाईलाइट्स द मेन पॉइंट्स। ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय जो भी आप लिख रहे हो उसको आप आपको कलरफुल चॉक यूज करिए ना। डायग्राम बना रहे हैं तो डायग्राम बनाने में आप कलरफुल यूज चॉक्स यूज करिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगेगा डायग्राम। बच्चों को अट्रैक्टिव लगेगा देखने में, तो वो उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे आपकी जो टीचिंग है उसमें, और वो चीजें फिर उनको याद भी रहेगी कि इसमें ये वाला कलर था, ये वाला जो पार्ट था उस डायग्राम का जो इस कलर का था, दूसरा वाला जो पार्ट था वो इस कलर का था। तो इसलिए कोई भी डायग्राम यदि आप बना रहे हो तो उसमें आप कलरफुल चॉक्स का यूज करेंगे, बहुत अच्छा इफेक्ट उसका आता है। और मुख्य बिंदु पर प्रकाश, यानी कि जो भी आप इम्पोर्टेंट कोई चीज यदि बता रहे हो, हम अपने नोट्स बनाते समय भी तो यही करते हैं कि अगर हमें कोई भी चीज ऐसे इम्पोर्टेंट लग रही है वैसे हम लिखते चले जाते हैं, कोई भी चीज हमको इम्पोर्टेंट लग रही है उसको अंडरलाइन करते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर भी करना ताकि बच्चे उस चीज को भी नोटबुक में अंडरलाइन करें, बच्चों को भी पता लग जाएगा कि हाँ ये चीज इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो इस चीज का आपको ध्यान, हाईलाइट सब मेन। नेक्स्ट है जगह का सही प्रकार से उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस। आप ये देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड को मैंने किस तरीके से यूज किया हुआ है कि हाफ तो मैंने इसमें कंपोनेंट्स लिखे हुए और हाफ मैंने आपको समझाने के लिए छोड़ा हुआ है कि मान लीजिए मुझे कुछ समझाना है, कुछ एग्जांपल देना है, मैं लिख के अगर मुझे बताना है तो मैं उस चीज को यूज कर पाऊँ। तो वो जो ब्लैक बोर्ड है उसको यूज कैसे करना है ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि कोई वर्ड जो हम कुछ मान लीजिए हम समझा रहे हैं, किसी का नाम लिख रहे हैं, तो एक नाम तो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, कि मान लीजिए वो ए साइंटिस्ट है, एक नाम हमने लिख दिया बी साइंटिस्ट, वो इधर लिख दिया, फिर लिख दिया सी साइंटिस्ट है। उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया बी वालों ने, तो वो हमने यहाँ लिख दिया कि ये वाला उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो क्या बच्चा उससे कंफ्यूज नहीं होगा? आप बताएं, बच्चा इससे कंफ्यूज हो जाएगा ना, ए यहाँ लिख रहा है, बी यहाँ लिख रहा है, सी यहाँ लिख रहा है, डी का जो एक्सपेरिमेंट था वो यहाँ लिख रहा है। तो ऐसा ना करें, एक प्रॉपर वे में देखिए। यदि आपके जैसे इस तरीके से मैं यहाँ पर देख सकती थी कि पॉइंट्स में है आपकी जो थ्योरी है, आप जो भी पढ़ाना लिखवाना चाह रहे हो वो पॉइंट्स में है और कम स्पेस घेर रहा है, तो आप उसको एक के नीचे एक लिखिए, हेडिंग्स के नीचे सब हेडिंग लिखिए, सब पॉइंट्स लिखिए, तो उसका क्या होगा, प्रॉपर यूज होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में उसको लिखिएगा। इस तरीके से आप ब्लैक बोर्ड का प्रॉपर यूज करोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको छोटे बच्चों को बड़े क्वेश्चंस लिखवाने होते हैं ब्लैक बोर्ड पर, आप कैसे लिखो, तो बड़े क्वेश्चंस लिखवाओगे तो सीधे सीधे इस तरीके से तो लिखोगे, है ना। तो आप ऐसे ना लिख के क्या करो कि ब्लैक बोर्ड की पार्टीशन कर दीजिए, 2 पार्ट में कर दीजिए या 3 पार्ट में कर दीजिए। तो क्या होगा कि पहले आप यहाँ लिखोगे, उसके बाद दूसरे पार्ट में लिखेंगे, उसके बाद तीसरे पार्ट में लिखेंगे। आप क्या होगा कि बच्चे उतनी स्पीड तो नहीं लिख पाते, इतनी स्पीड से क्लास टीचर लिख रहा हुआ है क्लास में, तो क्या करेंगे कि जब तक बच्चा ये वाला पार्ट लिखेगा या ये वाला पार्ट लिखेगा, टीचर इसको इरेज कर देगा, रब कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा, फिर वहां पर टीचर अपना दूसरा काम करना शुरू और नेक्स्ट जो वर्क है वो करना शुरू कर दे, जिससे आपका टाइम भी बचेगा, बच्चों को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जैसे बच्चे मैडम बोलते हैं ना मैडम साइड प्लीज, तो वो बच्चों को दिक्कत भी रही होगी, है ना। और काम प्रॉपर वे में बच्चा उतार देगा, ब्लैक बोर्ड से जो भी उसको नोट करना है वो नोट कर ले। आप इस तरीके से भी पार्टीशन कर सकते हो या किस तरीके से पार्टीशन कर सकते हो, ये तो हमने करते भी है कि मान लीजिए पूरा पूरा लिखा हुआ है, नीचे तक लिख दिया, अब हम रब करना चाह रहे हैं, साफ करना चाह रहे हैं डस्टर से, तो बच्चे कहते हैं नहीं मैडम अभी मत करो, अभी मत करो। तो आप कहते हैं कि नीचे वाला लिख लिया, आप कहते हो हाँ मैडम लिख लिया, ऊपर वाला लिख लिया, हाँ लिख लिया, तो ऊपर वाला हम क्या करते हैं मिटाते हैं, ऊपर वाले से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसमें एक दिक्कत आती है कि ये नीचे का जो पार्ट है उसमें बच्चा नहीं लिख पा रहा है ना, नहीं उसमें थोड़ी लिखा है उसने, तो वो क्या करेगा,
फिर आप उसके सामने खड़े हो जाओगे, फिर वो डिस्टर्ब होगा। मैम प्लीज, आप भी डिस्टर्ब होंगे। तो इसीलिए सही तरीका यही है कि ब्लैक बोर्ड को वर्टिकल वे में पार्ट दे दिया जाए, पार्टीशन कर दिया जाए, और फिर लिखा जाए, हाफ उधर लिखिएगा, हाफ इधर लिखिए। ठीक है, एक आपका ये हुआ कि जगह का सही प्रकार से उपयोग करना आपको आना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड पर आपको क्या क्या वर्क करना, कहाँ पर आपको डेट डालनी है, डेट डालने के लिए आपको कितना स्पेस चाहिए, कहाँ पर आपको अपना टॉपिक वगैरह डालना है, तो वो सारी चीजें कि कितने उस पर कितने स्पेस में आपका टॉपिक आ जाएगा, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी क्लास वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देनी है कि कौन सा पीरियड चल रहा है, कौन सी क्लास चल रहा है, ये वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर लिखनी है। तो उसके हिसाब से आपको अपने ब्लैक बोर्ड का यूज करना है। दूसरी बात ये भी होती है कि हमारी हाइट भी छोटी हो जाती है कभी, है ना। तो उस हाइट छोटी होती है, ऊंचा हम देख नहीं पाते हैं, बीच में से हम देखेंगे। तो इस चीज का भी हमको ध्यान देना है कि किस तरीके से आप प्रॉपर वे में ब्लैक बोर्ड पे यूज करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक की स्थिति, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासरूम को इफेक्टिव बनाने के लिए कि आप क्लासरूम को कैसे मेंटेन कर रहे हैं इफेक्टिव, है ना। तो टीचर की जो पोजीशन है ब्लैक बोर्ड यूज करते समय या ब्लैक बोर्ड लिखते समय, तो आप ध्यान रखना कि टीचर किस एंगल में होना चाहिए, 45 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए। तो 45 डिग्री के एंगल पर किस तरीके से कि ना तो वो बिल्कुल इस तरीके से खड़ा हो, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए वो इस तरीके से खड़ा होकर यूं लिख रहा है, तो पीछे बच्चे क्या कर रहे हो कुछ भी नहीं पता। ओके, तो बच्चे क्या करेंगे जब टीचर उसको नहीं देखेगा तो शोर करेंगे, शैतानियां करेंगे, या जो भी टीचर लेता है उसको वो ध्यान नहीं देंगे, बजाय ऐसे खड़े होने के। और साथ में बच्चे डिस्टर्ब भी करेंगे, टीचर मैम हमको दिखाई नहीं दे रहा, प्लीज हटिए साइड प्लीज। तो आपको क्या करना है कि आपको 45 डिग्री का एंगल पर आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना भी है, इस तरीके से लिखना भी है आपको ब्लैक बोर्ड पर, और यहाँ बच्चों को देखना भी। इससे क्या है कि बच्चों में ये डर लगा रहेगा कि मैम हमको देख रहे, ध्यान दे रहे, ठीक है। बीच बीच में हम बच्चों को देखते भी रहेंगे, बच्चों से बात भी करते सब रहेंगे। तो ये 45 डिग्री का एंगल इस तरीके से आपका बनेगा कि आपको बिल्कुल इस तरीके से ना दिखे, थोड़ा सा टेढ़ा होके खड़ा हो, ठीक है, ताकि आप इस तरह भी देखो, पूरी क्लास को प्रॉपर वे में देखो। 45 डिग्री का एंगल, ये स्थिति आपकी शिक्षक की पोजीशन, इस तरीके से उसको ब्लैक बोर्ड अपना यूज करें। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों से संपर्क बनाए। ऐसा नहीं है कि आप केवल लिख रहे हो तो केवल लिख रहे हो, नहीं, आप बोलते बोलते लिखिए। आपने शायद एक सुना भी होगा कि एक इफेक्टिव जो टीचिंग है उसमें 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या? जॉब, दूसरा है टॉप, और तीसरा है वॉक। सुना शायद हम लोगों ने सुना है। तो कैसे? जॉब का मतलब कि वो ब्लैक बोर्ड यूज कर रहा है, उसका चौक प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये टीचिंग को बताता है कि टीचिंग इफेक्टिव चल रही है। टॉक, केवल चौक ही चलाना काम नहीं होता टीचर का, टॉक भी कर, यानी कि लिखते समय ब्लैक बोर्ड को यूज करते समय वो बच्चों से कांटेक्ट बना के रखेगा, वो जो भी चीजें लिख रहा है वो बच्चों को बोलेगा, साथ के साथ बोलना भी है उसको। ऐसा नहीं कि बस शांत तरीके से लिखना ही लिखना है। जैसे आपको जो टॉपिक था ना, प्रकरण था, वो लिखते समय हमने क्या बोला था, क्या बताया था कि आपको बोलते हुए टॉपिक लिखना है कि आज हम इस विषय का अध्ययन करेंगे, आज हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे, बोलते हुए लिखना। तो वही चीज यहाँ पर है कि जब भी आप ब्लैक बोर्ड यूज करेंगे तो यूज करते समय आपको लिखना भी है, प्लस उसके साथ साथ आपको टॉक भी करनी है, बच्चों से कांटेक्ट बना के, बच्चों की तरफ देखना भी है बीच बीच में। जब आप 45 डिग्री का एंगल बना के बोलते हुए
लिखोगे भी तो बच्चों के साथ आप आई कांटेक्ट भी बना पाओगे, बच्चों को आप देख भी पाओगे, बच्चों के साथ आप बात भी कर पाओगे। ठीक है, तो टॉक ये हो गया। और तीसरा आ गया वॉक। कभी भी टीचर को ये ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे खड़े होकर पढ़ाना है, इसका भी एक आपका स्किल होती है, जिससे कहते हैं स्टिमुलस वेरिएशन। तो कभी भी टीचर को एक जगह खड़े होकर पढ़ाना इफेक्टिव नहीं बनाता है, बल्कि पूरी क्लास में एक राउंड लगा, वो देखता रहे पूरी क्लास में कि बच्चे प्रॉपर तरीके से नोट्स बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे, लिख पा रहे या नहीं लिख पा रहे, या उनको कोई दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या उनको पीछे तक वो चीज दिखाई दे रही है प्रॉपर तरीके से या नहीं दिखाई दे रही है। ये सारी चीजें टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब वो क्लासरूम में है। तो जब ये तीनों चीजें टीचर मेंटेन करके रखेगा अपनी क्लास में, तो उसकी जो टीचिंग है वो 100% इफेक्टिव होगी, यही माना जाता है। और इसको आप एक्सपीरियंस भी करोगे। तो विद्यार्थियों से संपर्क बना के रखना है, केवल लिखना नहीं है ब्लैक बोर्ड पर, आपको बोलते बोलते नहीं, कोई भी बात आपको समझाते हुए और बोलते हुए। लास्ट है आपका शाम पट्ट सारांश, यानी कि जब आपने पूरा पढ़ा लिया, अपने ब्लैक बोर्ड का यूज कर लिया, तब आप क्लास में क्या करेंगे? तब आप क्लास में कहेंगे कि आज हमने क्या क्या स्टडी की, आज हमने किस किस टॉपिक का अध्ययन किया, किस किस हेडिंग का। तो वो सारी हेडिंग आप लास्ट में यहाँ पर एक समरी के रूप में करोगे, एक समरी के तौर पे यहाँ पर लिख के चले जाओ। ठीक है, तो जिससे कि क्या होगा कि बच्चों को वो मेमोराइज होगा, दोबारा से याद आएगा कि आज मुझने क्या क्या टॉपिक पढ़े। और मान लीजिए क्या होता है कि कभी कभी एक दो टॉपिक लिखना भी छूट जाएगा यदि बच्चों का, तो वो उसको जब आप दोबारा वो हेडिंग्स लिखोगे ना, तो वो उसको लिख ले कि ये वाली हेडिंग मेरी छूट गई थी, ये वाली हेडिंग मैंने लिख ली। आपको पूरा नहीं लिखना, केवल समरी लिखना, जो भी आपने पढ़ा है ब्लैक बोर्ड में, जो भी आपने लिखा उसकी केवल समरी, उसकी केवल हेडिंग्स, उसके केवल पॉइंट्स, सब पॉइंट्स, केवल छोटी शॉर्ट फॉर्म है, बहुत शॉर्ट फॉर्म। तो ये भी जरूरी होता है कि ब्लैक बोर्ड पर आप लास्ट में जो भी आपने पूरी स्टडी की है, आपने जो भी क्लासरूम में टीचिंग की है, उसको आप यहाँ पर सारांश के तौर पर ले लें। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मेन चीज है कि आप ये भी देखा जाता है कि डस्टर का यूज किस तरीके से कर रहे हैं। तो डस्टर का यूज किस तरीके से आप करोगे कि डस्टर को हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ रखना, जो ब्लैक बोर्ड है इस तरीके से यहाँ से ऐसे आप दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपकी जो डस्ट है ना, वो डस्ट आपके ऊपर कभी भी नहीं है। ये भी देखा जाए कि जो टीचर है वो किस तरीके से डस्टर को यूज कर, तो ऐसे आपको डस्टर को यूज करना है, ध्यान रखिएगा इसका। अब लिखने का तरीका यही है, आपकी जो माइक्रो टीचिंग की जो नोटबुक होगी, कॉपी होगी, फाइल होगी, उसमें छात्र अध्यापिका की आएगी, इस पर छात्र छात्रा की आएगा, शामपट्टी कार्य का अलग से इसमें एक कॉलम बनेगा और फिर घटक का बनेगा। तो शामपट्टी कार्य का बहुत सारे टीचर्स क्या करवाते हैं कि उसको ब्लैक करवा देते हैं, ब्लैक चार्ट यहाँ पर हम लगा देते हैं और उस पर फिर व्हाइट पेंसिल से हम लिखते हैं जो भी हम लिख रहे हैं उसको। यहाँ पर जो भी टीचर एक्सप्लेन करेगा, प्यूपिल टीचर एक्सप्लेन करेगा, वो सारी एक्सप्लेनेशन उसकी यहाँ आएगी। इसके बाद आपका स्टूडेंट की एक्टिविटी आएगी, तो स्टूडेंट की एक्टिविटी तो उस समय कुछ भी नहीं होगी, जब वो एक्सप्लेन करेगा तो आप लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और उसके बाद है आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है यहाँ पर। तो ब्लैक बोर्ड वर्क आप प्रॉपर तरीके से जो जो एक्सप्लेन कर रहे हो, और उस एक्सप्लेनेशन में जो भी आपका मेन पॉइंट है, मेन हेडिंग है, या आपको कुछ समझाना है, या आपको किसी भी सवाल का सूत्र या फॉर्मूला वगैरह लिखना है, तो वो आप यहाँ पे लिखो। ठीक है, जो भी आप डायग्राम बनाना है वो आप यहाँ पे बना के लिखो। ये आपकी फाइल, चाहे आप मैक्रो में करो चाहे माइक्रो में करो, लेकिन आपको ये यहाँ पर प्रॉपर इसका ब्लैक बोर्ड का यूज करना है। जैसे मैक्रो में हम क्या करते हैं, बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर जो नेक्स्ट स्किल है वो क्वेश्चनिंग स्किल ही होगी।
तो जैसे माइक्रो में बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं, तो बोधात्मक जो प्रश्न है उसको पूछते समय आप ब्लैक बोर्ड का यूज ना करें। इस चीजों का आप ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं कि जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न पूछने के सामने ही ब्लैक बोर्ड पर दिखा देते हैं, वो गलती ना है। मैक्रो के प्लान में बात कर रही हूँ, क्योंकि इसमें तो हमको प्रश्न पूछने ही नहीं है। मैं माइक्रो के लिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। माइक्रो हमारी 5 मिनट की माइक्रो होती है, 5 से 6 मिनट की। तो इतना हमको टाइम ही नहीं मिलता कि हम एक्सप्लेन भी करें, ब्लैक बोर्ड वर्क भी करें और फिर क्वेश्चन भी पूछें। इतना हमको टाइम वहाँ पर नहीं मिलेगा। फिर आप कंपोनेंट्स लिखोगे, जो जो कंपोनेंट्स आप यूज करते जा रहे हो, यहाँ पर सारे ही कंपोनेंट्स आपके यूज होंगे। और जैसे आपका स्पष्टता है, शुद्धता है, आपका संरेखण है, मुख्य बिंदु पर प्रकाश है, जहां पर आप अंडरलाइन कर रहे हो वहां पर ये वाला कंपोनेंट डालिएगा। ठीक है, जहां पर आपको ये लग रहा है कि आपने इस ब्लैक बोर्ड का अच्छे से यूज किया है, प्रॉपर यूज किया है, तो आप यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट डालोगे। ये वाला जो कंपोनेंट है वो तो आपका चलेगा ही चलेगा, क्योंकि आपको लिखना ही लिखना है, विद्यार्थियों से संपर्क भी करना है। और लास्ट में आपको शार्पट्टी सारांश का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर, इसको जो नंबर है वो डालना है, कंपोनेंट ही लिखना, नंबर डालना। तो आज मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए ब्लैक बोर्ड इसकी, मैंने आज आपको बताई है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको पूछ सकते हैं मुझसे। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी क्लासरूम में हम ग्रीन बोर्ड क्यों यूज करते हैं। पहले हम ब्लैक बोर्ड यूज करते थे, बट अब हम ग्रीन बोर्ड यूज करते हैं। तो क्लासरूम में अब हमारा जो ग्रीन बोर्ड है उसका यूज होता है, क्योंकि हरा जो रंग होता है वो आपको वो ठंडक देता है। हरा रंग थोड़ा पीस देता है, शांति देता है, मन को भी शांति देता है। तो इसीलिए हमने ब्लैक की बजाय ग्रीन कलर का यूज करना क्लासरूम में शुरू किया है, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पीस मिले, उनको शांति मिले, उनको देखने में ऐसे ऐसे करके आंखें रहनी पड़े, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट बिल्कुल कंट्रास्ट कलर हो जाता है, तो वो देखने में कोई दिक्कत ना हो, आराम से बच्चा देख पाए, इसीलिए ग्रीन बोर्ड का यूज करते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि जो ग्रीन बोर्ड है वो आपको अंधेरे में भी दिख पाएगा। मतलब मान लीजिए क्लासरूम में रोशनी कम है तो उसमें भी दिख जाएगा, बट आपको जो ब्लैक बोर्ड है वो अंधेरे में नहीं। तो नेक्स्ट बने रहिएगा, मेरी जो नेक्स्ट स्किल है उसके लिए भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा यदि अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।